हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की विज्ञान का तीसरा पाठ जिसका नाम है संश्लेषित रेशें और प्लास्टिक, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे और उसके बाद में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ की समीक्षा देख लेते हैं। पाठ का नाम है संश्लेषित रेशें और प्लास्टिक और चैप्टर नंबर है 3। आपने क्या सीखा इस पाठ से? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की तरह बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो कि बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होती हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का प्रयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्सी, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा और उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उपयोग के लिए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। कई प्रकार के रेशे अपनी प्रबलताओं, जल अवशोषण क्षमता और दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों के आकार पर अलग अलग भिन्नता रखते हैं। आजकल प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर। प्लास्टिक सभी उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैस उत्पन्न करती हैं और भूमि पर डाल देने पर इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। हमें ज़रूरत है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें, साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संकट का न्यूनतम कर सकें। तो दोस्तों, ये तो इस पाठ के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो ऐसी रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं उनको संश्लेषित रेशे कहते हैं, और ये रेशे पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। इनको मनुष्य निर्मित करते हैं, इसलिए इनको संश्लेषित रेशे कहते हैं। और संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, दूसरा है रेयान और तीसरा है नायलॉन। इन तीनों प्रकार को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि तो जो सही उत्तर है उसके सामने जिसको टिक लगाना है। तो इसका रूप रेशम समान होता है, ये ठीक है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये ठीक नहीं है। और इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान ही बोना जा सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ख वाला है ये इसमें सही नहीं है। फिर तीसरा है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संश्लेषित रेशे मानव अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाती हैं। तो इसमें आएगा मानव या कृत्रिम। तीसरे का ख है संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाते हैं, तो उनको है जो संश्लेषण कहते हैं। फिर ग है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी हैं, एक बहुलक कहलाती हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक कहलाती हैं। चौथा प्रश्न है नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाते हैं। तो पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हैं। जो पैराशूट होते हैं वो नायलॉन से बने होते हैं। पैराशूट की रस्सियाँ और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ ये सारी है जो नायलॉन से ही बनी होती हैं। पांचवा प्रश्न है खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में 3 लाभ बताइए। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संचयन के लिए प्लास्टिक पात्र क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला कारण कि ये हल्का होता है, दूसरा ये ज़्यादा समय तक रहता है, चिरस्थायी होता है, और तीसरा इसमें काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ये जो
प्लास्टिक के डिब्बे बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम थर्मोप्लास्टिक की। तो थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है और यह ऊष्मा का सुचालक होता है। और चौथा थर्मोप्लास्टिक का गुण है इसमें, इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर विकृत नहीं होती, मतलब मुड़ती नहीं है, और इसे आसानी से गर्म करके मोड़ा भी नहीं जा सकता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसके अलावा इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श टाइल आदि बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की। समझाइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेंगची के हत्थे, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। तो आइए हम देखते हैं। डेंगची के हत्थे जो रसोई घर में होती है सब्जी बनाने की, उसको हम डेंगची, या दूध गर्म करने की, उसको हम डेंगची कहते हैं। तो इसके हत्थे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है, डेंगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि थर्मोसेटिंग जो होती है वो ऊष्मा का कुचालक होता है और आग का प्रतिरोधक भी होता है, तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में यह गर्मी सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। अब हम ख की बात करते हैं। विद्युत प्लग या विद्युत स्विच। विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड आदि बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है और उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का विद्युत शॉक से बचाकर रखता है। इसलिए विद्युत स्विच भी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। तो टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। पुनः चक्रित करने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक की वस्तुएं। तो पहला है पुनः चक्रित किए जा सकने वाले, तो प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन और प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ और विद्युत स्विच। इनमें से हम देखेंगे कौन सी पुनः चक्रित की जा सकती हैं। तो प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने के थैले, बॉल पॉइंट, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ। अब हम बात करते हैं पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले यंत्र। तो टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच। प्रश्न नंबर 9, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि शरीर में जो चिपक जाते हैं, इसलिए उन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़ों से हवा को अंदर बाहर आने देते हैं, पसीना इसको जो सुखा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की। उदाहरण देकर यह प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारित होती है, मतलब उस पर जंग नहीं लगता है। तो इसका उत्तर होगा प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु तथा जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारण होती है। प्लास्टिक की संक्षारण प्रकृति के कारण हमें इससे बने पात्र असंक्षारण प्रकृति के कारण इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है
क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल एक ही और शुक एक ही पदार्थ के बने होते हैं? बनाने चाहिए। इसका उत्तर, इसका कारण है जो अपना लिखना है। तो नहीं, दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और शुक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो सके। इसके विपरीत ब्रश के जो शुक मजबूत और लचीले रेशों से बनने होने चाहिए। यदि शुक भी हैंडल की तरह सख्त होंगे तो हमारे दांत तथा मसूड़े दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के शुक नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं 12वें प्रश्न की। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। इस कथन को ऊपर आपको सलाह देनी है। तो प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है और इसी कारण से यह बहुत उपयोगी होता है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। उपयोग कम करना, रिड्यूस, पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः चक्रित करना, रिसाइकल, और पुनः प्राप्त करना, रिकवर। तो इस प्रकार हमने जो इसको उपयोग से सही रूप में काम में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कॉलम ए को कॉलम बी के पदों में मिलान करना है। तो कॉलम ए में है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है? कपड़े में आसानी से इसमें सल नहीं पड़ते हैं। पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं इसमें आसानी से सल नहीं पड़ते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। टेफ्लॉन, तो न चिपकने वाले भोजन पदार्थों के पात्रों के निर्माण में। फिर बात आती है रेयान की। रेयान कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोगी होता है। इस प्रकार इनको जो मिलान कर लेनी है। प्रश्न नंबर 14 है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के लिए संरक्षण में सहायक हो रहा है? स्पष्ट कीजिए। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होती हैं। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा जो संश्लेषित रेशे होती हैं वो रसायनों के द्वारा बनती हैं और ये रसायन वनों से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। इसलिए जो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों में संरक्षण में सहायक हो रहा है। 15वां है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक विशाल क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। तो एक प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तार जोड़कर इसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक को हटा दे तो बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है और अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है। तो ये कुछ इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे जिसका नाम प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस वीडियो में हमने पाठ नंबर 3 की चर्चा की। अगले वीडियो में हम पाठ 4 की चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे एक प्रश्न है कि जो पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो किस प्रकार की रेशों से बनाई जाती हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इसके अलावा कोई प्राकृतिक रेशों के आपको नाम है जो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।